नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम शुरू करने जा रहे हैं हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इंसानियत का एक ऐसा सबक है जो हर जनरेशन के लिए ज़रूरी है। 1960 में आई इस किताब ने न सिर्फ पुलित्ज़र प्राइज़ जीता, बल्कि दुनिया को एटिकस फिंच जैसा एक ऐसा किरदार दिया जो आज भी नैतिकता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। बचपन, मासूमियत और बू रैडली का खौफ। दोस्तों, कभी-कभी सबसे बड़े सबक हमें वो लोग सिखाते हैं जिन्हें हम बच्चा समझकर छोड़ देते हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो महज एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। हम बात कर रहे हैं हार्पर ली की क्लासिक टू किल अ मॉकिंगबर्ड की। कहानी शुरू होती है मैकॉम्ब, अलाबामा में। साल है 1930, जब मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन का दौर था। हम इस दुनिया को देख रहे हैं 6 साल की स्काउट फिंच की नज़रों से। स्काउट, उसका बड़ा भाई जेम और उनका दोस्त डिल, इन तीनों की दुनिया अपने घर, स्कूल और पड़ोस तक ही सीमित है। लेकिन जानते हैं, इस पूरी मासूमियत के पीछे एक साया है जो पूरे शहर को डराता है। वो साया जो फिंच परिवार के ठीक बगल वाले घर में रहता है। यार, बचपन में हम सबका कोई ना कोई ऐसा पड़ोसी जरूर होता था जिससे हम डरते थे, राइट? मैकॉम्ब के बच्चों के लिए वो था बू रैडली। लोगों का कहना था कि वो एक राक्षस है जो रात को बाहर निकलता है और बिल्लियां खाता है। किसी ने उसे सालों से नहीं देखा था। जेम, स्काउट और डिल का सबसे बड़ा मिशन था बू रैडली को बाहर निकालना। वे तरह तरह की शरारतें करते, उसके घर के बरामदे तक भागकर जाने की हिम्मत दिखाते। लेकिन सच तो ये था कि उनका ये डर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर टिका था। स्काउट के पिता एटिकस फिंच उन्हें हमेशा समझाते, किसी इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम उसके जूतों में पैर डालकर न चलो। पर बच्चों के लिए बू रैडली महज एक डरावनी कहानी था। लेकिन क्या वो सच में वैसा ही था जैसा लोग कहते थे, या फिर उसकी खामोशी के पीछे कोई और ही सच छिपा था? अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे मजबूत पिलर की, एटिकस फिंच। एटिकस एक वकील हैं और एक सिंगल फादर भी। वो अपने बच्चों को हुक्म नहीं देते, बल्कि उन्हें एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। सोचिए, उस दौर में जब पूरा शहर भेदभाव और नफरत से भरा था, एटिकस अपने बच्चों को ईमानदारी और साहस का पाठ पढ़ा रहे थे। वो जानते थे कि उनके बच्चे जिस दुनिया में बड़े हो रहे हैं, वो बहुत क्रूर होने वाली है। एक दिन मैकॉम्ब में एक पागल कुत्ता घुस आता है। पूरा शहर डर के मारे छिप जाता है, और तब एटिकस एक ही शॉट में उस कुत्ते को ढेर कर देते हैं। बच्चों को पता चलता है कि उनके शांत दिखने वाले पिता असल में शहर के सबसे बेहतरीन निशानेबाज रहे हैं। लेकिन एटिकस ने कभी इस पर गर्व नहीं किया। उन्होंने सिखाया कि असली बहादुरी बंदूक चलाने में नहीं, बल्कि सही के लिए खड़े होने में है। यहीं से किताब के टाइटल का मतलब समझ आता है। एटिकस बच्चों से कहते हैं, तुम जितने चाहे उतने ब्लू जेज मार लो, लेकिन याद रखना, एक मॉकिंगबर्ड को मारना पाप है। क्यों? क्योंकि मॉकिंगबर्ड किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती। वो ना तो किसी का दाना चुराती है, न बगीचे उजाड़ती है। वो बस हमारे लिए सुंदर गाने गाती है। उसे मारना मतलब एक मासूमियत को खत्म करना है। कहानी के इस हिस्से में मॉकिंगबर्ड एक सिंबल है। बू रैडली भी एक मॉकिंगबर्ड की तरह है, दुनिया से कटा हुआ, मासूम, जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, फिर भी लोग उसे अपनी नफरत का निशाना बनाते हैं। लेकिन जल्द ही एक असली मॉकिंगबर्ड खतरे में पड़ने वाली थी, और एटिकस उसे बचाने की जंग शुरू करने वाले थे। पार्ट 1 के अंत तक बच्चों का बचपन और उनकी शरारतें अब एक गंभीर मोड़ लेने वाली है। पूरे शहर में एक ही बात की चर्चा है, एटिकस फिंच एक काले इंसान टॉम रॉबिन्सन का केस लड़ने जा रहे हैं। मैकॉम्ब का सफेद समाज एटिकस और उनके बच्चों को गद्दार समझने लगा है। अगले भाग यानी पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे स्काउट और जेम को समाज की कड़वाहट का सामना करना पड़ता है। क्या एटिकस इस नफरत के बीच अपने बच्चों की मासूमियत बचा पाएंगे? और क्या टॉम रॉबिन्सन को इंसाफ मिलेगा? चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, आदर्श पिता और समाज की कड़वाहट। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, अक्सर बाहर वालों से लड़ना आसान होता है, लेकिन जब आपका अपना समाज और आपके अपने रिश्तेदार ही आपके खिलाफ खड़े हो जाए तो दर्द ज्यादा होता है। स्काउट के साथ भी यही हो रहा था। स्कूल में उसे सुनने को मिलता कि उसके पिता काले लोगों के हिमायती हैं। यहां तक कि उनके अपने कजन फ्रांसिस ने भी एटिकस का अपमान किया, जिस पर स्काउट ने उसे जमकर पीट दिया। लेकिन जब स्काउट ने एटिकस से पूछा कि वो ये केस क्यों लड़ रहे हैं,
तो एटिकस ने एक ऐसी बात कही जो आज के दौर में भी हर इंसान को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, स्काउट, अगर मैं ये केस ना लड़ूं तो मैं कभी अपना सिर उठाकर नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम्हें या जेम को कभी कोई सीख नहीं दे पाऊंगा। एटिकस जानते थे कि वो हारने वाले हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि हारने के डर से लड़ाई ना लड़ना सबसे बड़ी कायरता है। इस हिस्से में एक बहुत ही ह्यूमनॉइड मोड़ आता है। अक्सर हमें लगता है कि जो इंसान कड़वा बोलता है वो बुरा है। जेम ने गुस्से में अपनी पड़ोसन मिसेस डबोस के फूल काट दिए क्योंकि उन्होंने एटिकस को बुरा भला कहा था। सजा के तौर पर एटिकस ने जेम से कहा कि वो 1 महीने तक हर रोज उन्हें पढ़कर सुनाए। मिसेस डबोस की मौत के बाद एटिकस ने खुलासा किया कि वो मॉर्फिन की आदी थीं, लेकिन वो मरना चाहती थीं, एकदम आजाद। उन्होंने अपनी बीमारी और दर्द से लड़कर उस लत को छोड़ा। एटिकस ने जेम को सिखाया, असली बहादुरी ये है कि जब तुम्हें पता हो कि तुम शुरू करने से पहले ही हार चुके हो, फिर भी तुम लड़ते हो और अंत तक डटे रहते हो। मिसेस डबोस की ये कहानी बच्चों के लिए ट्रायल से पहले की एक ट्रेनिंग थी। इस कहानी में कल्पर्निया सिर्फ एक काम करने वाली महिला नहीं है, वो बच्चों की माँ जैसी है। एक संडे वो बच्चों को अपने चर्च ले जाती है। यहाँ स्काउट और जेम को पहली बार एहसास होता है कि भेदभाव कैसा महसूस होता है। उन्होंने देखा कि कल्पर्निया की दुनिया कितनी अलग है। इसी बीच एटिकस की बहन आंट अलेक्जेंड्रा घर रहने आ जाती हैं। वो फिंच परिवार के गौरव और संस्कारों की बातें करती हैं। वो चाहती हैं कि स्काउट एक लेडी बने और कल्पर्निया को घर से निकाल दिया जाए। यहाँ घर के अंदर एक वैचारिक युद्ध छिड़ जाता है। एक तरफ एटिकस की समानता वाली सोच है और दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा की रूढ़िवादी परंपरा। ये पार्ट 2 का सबसे इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। टॉम रॉबिन्सन को जेल लाया गया है और शहर के कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। एटिकस अकेले उनके सामने खड़े हैं। तभी अचानक स्काउट, जेम और डिल भीड़ को चीरते हुए एटिकस के पास पहुंच जाते हैं। एटिकस डर जाते हैं। वो बच्चों को घर जाने को कहते हैं, लेकिन स्काउट उस भीड़ में एक परिचित चेहरा पहचान लेती है, मिस्टर कनिंघम। स्काउट मासूमियत से उनसे उनके बेटे के बारे में बात करने लगती है। वो नफरत से भरी उस भीड़ के बीच इंसानियत को ढूंढ लेती है। स्काउट की वो मासूम बातचीत उस भीड़ का गुस्सा शांत कर देती है। मिस्टर कनिंघम को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबको लेकर वहां से चले जाते हैं। एक 8 साल की बच्ची ने उस रात एक कत्ल होने से बचा लिया। वो रात तो टल नहीं, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह ट्रायल शुरू होना था। पूरा मेकॉम शहर ये देखने के लिए बेताब था कि क्या एक सफेद वकील एक काले आदमी को बचा पाएगा। स्काउट और जेम भी छिपकर कोर्ट रूम पहुंच जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि आज वो जो देखेंगे वो उनके बचपन को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले भाग यानी पार्ट 3 में हम चलेंगे कोर्ट रूम के अंदर। हम देखेंगे एटिकस फिंच की वो दलीलें जो इतिहास बन गई। क्या टॉम रॉबिन्सन बेगुनाह साबित होगा या समाज की नफरत सच को निगल जाएगी? टाइम फॉर पार्ट 3, इंसाफ की जंग, टॉम रॉबिन्सन का ट्रायल। दोस्तों, जब आप इस सीन को पढ़ते या देखते हैं तो आपको मेकॉम का असली चेहरा नजर आता है। अदालत भरी हुई है, लेकिन यहाँ न्याय के लिए कम और तमाशा देखने के लिए लोग ज्यादा आए हैं। स्काउट और जेम ऊपर की बालकनी में रेवरेंड साइक्स के साथ बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वे अपने समाज के बनाए नियमों को तोड़कर उस तरफ बैठे हैं जहां काले लोग हैं। नीचे केस चल रहा है। आरोप बहुत संगीन है। टॉम रॉबिन्सन पर एक गोरी लड़की मेला इवेल के साथ बदतमीजी का आरोप है। मेला का पिता बॉब इवेल शहर का सबसे घटिया इंसान माना जाता है, लेकिन आज वो विक्टिम बना बैठा है क्योंकि वो गोरा है। यहाँ कहानी में एक जीनियस मोड़ आता है। एटिकस गवाहों से पूछते हैं कि मेला के चेहरे पर चोट कहाँ थी। जवाब मिलता है, दाहिनी आंख पर। एटिकस फिर बॉब इवेल से अपना नाम लिखवाते हैं और साबित कर देते हैं कि बॉब बाएं हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से काम करता है, यानी मेला को मारने वाला इंसान बाएं हाथ का होना चाहिए। और फिर जब टॉम रॉबिन्सन खड़ा होता है तो पूरी अदालत सन्न रह जाती है। टॉम का बायां हाथ एक मशीन में फंसने की वजह से बचपन से ही बेजान और छोटा था। वो उस हाथ का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था। इसका मतलब साफ था, टॉम बेगुनाह था। सच सूरज की तरह साफ था। लेकिन क्या मेकॉम के लोग उस रोशनी को देखना चाहते थे? यार, ये सीन पढ़ते हुए दिल भर आता है। टॉम बताता है कि मेला अकेली थी, उसके घर में कोई उसका ख्याल नहीं रखता था, इसलिए वो उसकी मदद कर देता था। लेकिन जब वकील ने उससे पूछा कि उसने मदद क्यों की, तो टॉम ने कह दिया, मुझे उस पर तरस आया। 1930 के अलाबामा में एक काले इंसान का एक गोरी लड़की पर तरस खाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। वकील ने इस बात को टॉम के खिलाफ इस्तेमाल किया।
समाज के लिए ये बात असहनीय थी कि एक नीच समझा जाने वाला इंसान एक ऊंचे समाज की लड़की के लिए हमदर्दी रखे। एटिकस अपनी आखिरी दलील देते हैं। वो कहते हैं कि ये केस सिर्फ टॉम का नहीं है, बल्कि मेला के उस अपराध बोध का है जो उसने एक सामाजिक कानून तोड़कर किया था। एटिकस जूरी से कहते हैं, अदालत ही वो जगह है जहां एक अमीर और गरीब, एक गोरा और काला बराबर होते हैं। खुदा के नाम पर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। स्काउट और जेम को पूरा भरोसा था कि उनका पिता जीत गया है। सच इतना साफ था कि कोई भी अंधा इंसान देख ले। ज्यूरी फैसले के लिए अंदर जाती है। घंटों बीत जाते हैं और जब वे वापस आते हैं तो स्काउट को महसूस होता है कि माहौल बदल गया है। टॉम रॉबिन्सन को दोषी करार दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि सबूत उसके खिलाफ थे, बल्कि इसलिए क्योंकि एक गोरी ज्यूरी कभी एक काले आदमी का पक्ष नहीं ले सकती थी। ये उस मासूम मॉकिंग बर्ड की पहली हत्या थी। लेकिन इस हार के बीच एक ऐसा सीन आता है जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा। जैसे ही एटिकस अदालत से बाहर निकलने के लिए मुड़ते हैं, ऊपर की बालकनी में बैठे सारे काले लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं। रेवरेंड साइक्स स्काउट से कहते हैं, मिस जीन लुइस, खड़ी हो जाओ, तुम्हारे पिता गुजर रहे हैं। वे जानते थे कि एटिकस हार गए हैं, लेकिन वे ये भी जानते थे कि एटिकस ने वो लड़ाई लड़ी जो कोई और नहीं लड़ सकता था। पार्ट 3 के अंत तक जेम का दुनिया पर से भरोसा उठ चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं। एटिकस उसे समझाते हैं कि बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन हर कोशिश मायने रखती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बॉब इवेल अपनी जीत के बावजूद तिलमिलाया हुआ है। एटिकस ने कोर्ट में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थीं और अब वो इसका बदला लेने वाला है, और उसका निशाना एटिकस नहीं, उनके बच्चे होने वाले हैं। अगले और आखिरी भाग पार्ट 4 में हम देखेंगे कि कैसे बू रेडली का रहस्य एक बार फिर सामने आता है। क्या टॉम रॉबिन्सन के साथ इंसाफ होगा और उस अंधेरी रात में बच्चों पर हमला कौन करेगा? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट 4, मॉकिंगबर्ड का गाना और आखिरी हमला। ट्रायल हारने के बाद भी एटिकस को उम्मीद थी कि वे ऊपरी अदालत अपील में जीत जाएंगे, लेकिन टॉम रॉबिन्सन, उसने उम्मीद खो दी थी। जेल में भागने की कोशिश करते समय उसे 17 बार गोली मारी गई और वो मारा गया। मेकॉम के अखबार ने इसे एक शिकारी द्वारा एक मासूम परिंदे का शिकार बताया। टॉम रॉबिन्सन वो मॉकिंगबर्ड था जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन समाज की नफरत ने उसे निगल लिया। जेम ये सब देखकर सुन्न हो गया था। उसे समझ आ गया था कि न्याय सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। बॉब ईवल केस तो जीत गया था, लेकिन एटिकस ने कोर्ट में उसकी जो पोल खोली थी, उससे वो पूरे शहर की नज़रों में गिर गया था। वो बदला लेना चाहता था। उसने जज के घर में घुसने की कोशिश की। उसने टॉम की विधवा को परेशान किया। एटिकस ने सोचा कि वो सिर्फ धमकी दे रहा है, लेकिन बॉब ईवल एक कायर इंसान था। वो एटिकस से सामने से नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने एटिकस की सबसे कमज़ोर कड़ी, उनके बच्चों पर हमला करने का मन बना लिया। ये सीन पढ़ते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्काउट और जेम अंधेरे रास्ते से गुजर रहे हैं। अचानक कोई उन पर हमला करता है। स्काउट अपने भारी कॉस्ट्यूम की वजह से कुछ देख नहीं पा रही है। उसे सिर्फ जेम की चीखें और हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी अंधेरे में एक तीसरा इंसान आता है। वो हमलावर से लड़ता है और घायल जेम को उठाकर एटिकस के घर की तरफ भागता है। स्काउट लड़खड़ाते हुए घर पहुंचती है, जहां डॉक्टर और शेरिफ आ चुके हैं। हमलावर बॉब ईवल था, जो अपने ही चाकू पर गिरकर मारा गया था। लेकिन सवाल यह था कि जेम को किसने बचाया। स्काउट कमरे के कोने में खड़े उस अजनबी को देखती है। वो कोई राक्षस नहीं था, वो कोई भूत नहीं था, वो था आर्थर बू रेडली। वही बू रेडली जिससे वे बचपन में डरते थे। बू ने सालों बाद सिर्फ इसलिए घर छोड़ा क्योंकि उसे उन बच्चों को बचाना था जिनसे वो प्यार करता था। बू ने जेम की जान बचाई थी। स्काउट धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, हे बू, ये इस किताब का सबसे भावुक पल है। वो मॉकिंगबर्ड जिसे बच्चे एक डरावनी कहानी समझते थे, असल में उनका रक्षक निकला। शेरिफ और एटिकस तय करते हैं कि वे दुनिया को सच नहीं बताएंगे कि बू ने बॉब को मारा, क्योंकि बू जैसा शर्मीला इंसान दुनिया की इस नफरत भरी रोशनी को झेल नहीं पाएगा। उसे हीरो बनाना भी उसे सजा देने जैसा होगा। जब स्काउट बू रेडली के बरामदे पर खड़ी होती है तो उसे पहली बार समझ आता है कि एटिकस क्या कहना चाहते थे। वहां से खड़े होकर उसे अपना घर, अपनी गली वैसी ही दिखती है जैसी बू सालों से देख रहा था। उसने बू के जूतों में पैर डालकर दुनिया को देख लिया था। कहानी खत्म होती है जब एटिकस स्काउट को सुला रहे होते हैं। स्काउट कहती है कि बू रेडली असल में बहुत सज्जन था। एटिकस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं स्काउट, जब तुम आखिरकार उन्हें सच में देख पाती हो। तो दोस्तों, टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें सिखाती है कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग नहीं होते, अच्छे और बुरे, बल्कि हम सब एक फाइन बैलेंस पर टिके हैं। ये किताब हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सिखाती है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी हमें एटिकस फिंच जैसे लोगों की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
इस 4 पार्ट की सीरीज को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी क्लासिक्स को डिकोड करूं तो हमारे चैनल द बुक योगी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।